सुबह बखैर नाज़रीन, नवंबर की 11 तारीख सन 2024 आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। हफ्ते के पहले दिन प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज सुबह जब हम आपके सामने आए हैं इस ट्रांसमिशन में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर पल बाखबर किया जाए, खबर तह तक आपको बताई जाए, वो खबर आपको बताई जाए जिसके मुतलाशी आप हैं और जिसको जानना देखना आपकी मालूमात में इजाफा कर सकता है। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए याद रखिएगा। आप हमारे साथ टीवी पर तो ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ज्वाइन करेंगे। ये तमाम जराए आपके और हमारे रिश्ते और राब्ते को और मजबूत करते हैं। यहाँ पर जो बात आप हमसे करते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम हालात वाक़ात को देखा जाए, परखा जाए और सही सिमत में उसको आपके सामने या हुकूमती इदारों तक रखा दी जाए। इसलिए इन तमाम जराइयों को आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसी प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपकी और हमारी गुफ्तगू भी हो, मामलात, मसाइल, हुकूमत की नजर हो, और नई हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि हम अवामी बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनके सामने वो अक्कासी हो, वो मामलात सामने आए जिनसे हम हर रोज निपट रहे हैं, जिनकी मुश्किलें और जो मजबूरियां हमारे सामने है, वो हुकूमती इदारों तक भी आए। इसलिए 9:45 पर कोशिश करेंगे कि आपकी और हमारी गुफ्तगू हो, हालात वाक़ात और मसाइल पर हम बात करें। साथ साथ आज के इस नशिया के हम उस अहम पड़ाव पर भी चलेंगे जो हम पिछले कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं कि मुआशरे में आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारियां क्या है। इस बीच एक और आज मारूफ आलमी दीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इसलिए इस प्रोग्राम में बड़ी चीजें हैं, बड़ी वैरायटीज है, जहाँ खबर है वहाँ तजिया है, तबसरा है, हालात वाक़ात पर बात है, आपकी और हमारी गुफ्तगू है। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आप हमारा साथ देंगे। प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है गौहर कुचेब, जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, और हिस्ट्री ऑफ द डे के फौरन बाद उन तमाम छोटी बड़ी खबरों पर एक एक करके आते। लेकिन शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीखें आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाकायदा तौर पर खबरों की शुरुआत होगी। और आज 11 नवंबर है, मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। 11 नवंबर साल 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद वज़ीर तालीम की पैदाइश हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बुनियाद रखी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में पोलैंड ने खुद को एक आज़ाद मुल्क करार दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 नवंबर साल 1950 में हिंदुस्तान में पहला बाब का इंजन टिप इंजन रेल फैक्ट्री में बनाया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 नवंबर साल 1956 में दिल्ली मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बन गया। और आज ही के दिन साल 1958 में सोवियत यूनियन ने एटमी तजुर्बा किया, 11 नवंबर साल 1958 में। और आज ही के दिन साल 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में पहली बैनुल-अक़वामी डाक टिकट की नुमाइश नई दिल्ली में शुरू हुई है। और आज ही के दिन 11 नवंबर साल 1978 में मामून अब्दुल क़य्यूम मालदीव के सदर बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में दोहा इजलास में WTO ने हिंदुस्तान की हिमायत की है। और आज ही के दिन साल 2014 में पाकिस्तान के शोबा सफर में एक बस हादसे में 58 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु मुकर्रर हुए थे, वो आज ही का दिन था। और दिन था 11 नवंबर। तो नाज़रीन, ये तारीख है आज के दिन के हवाले से। आज की तारीख में 11 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे इसका बाहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं। और सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज से आपको बाखबर करके, अगरचे मतला बरालूद है, लेकिन इस बीच महकमे मौसमियात के जिम्मेदार मरकज से लेकर रियासत तक जो है उनका ये मानना है कि आज दिन मतला बरालूद रह सकता है। धुंध शहर श्रीनगर और जम्मू के बेशतर इलाकों के अंदर आपको साफ नजर आएगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान मतला बरालूद होने के साथ साथ कई मकामात पर बारिशों का इम्कान भी है। हल्की से बारिशें हो सकती है या बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का भी इम्कान है। 12 तारीख से 14 तारीख के दरमियान मौसम का मिजाज खुश्क रहेगा। आज दिन के लिए ये पेशन गोई है
کہ ہو سکتا ہے میدانی اور بالائی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تاہم 12 سے 14 کے درمیان ایک بار پھر موسم کا مزاج بہتر رہے گا. لیکن آزاد ذرائع کے مطابق ایک بار پھر امکان اس بات کا ہے کہ میدانی علاقے بشمول پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پر 15 اور 16 تاریخ کو درمیانہ درجے کی برف باری کا امکان ہو سکتا ہے, جس کے بعد 17 تاریخ کے بعد دوبارہ سے رات کے درجہ حرارت میں تھوڑی سی گراوٹ آپ کو نظر آئے گی صوبہ کشمیر کے اندر, اور جموں کے اندر بھی مسئلہ ابر آلودگی آپ کو دکھے گا. آج صبح کی اگر آپ بات کریں گے تو جموں شہر کے اندر بھی ہلکی سی دھند آپ کو نظر آ رہی ہے شہر کے اندر, میدانی علاقوں کے اندر, اور اسی طریقے کی صورتحال صوبہ کشمیر کے اندر بھی بنی ہوئی ہے, وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے. اگرچہ ٹھنڈ نے آفیشیل دستک دینا شروع کر دیا ہے, تاہم سب کی نظریں ہیں رحمت باران پر, کیونکہ اگر بارشیں اور برف باری وقت پر نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا دوچار ہونا پڑے گا. بجلی کی بجلی کی قلت پہلے ہی ایک دستک دے چکی ہے, مزید بھی پریشانیاں اس سے ہو سکتی ہے. اس باعث سے امیدیں لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. کہیں پر ہلکی بارشیں اور کہیں پر ہلکی سی برف باری کا امکان پہاڑی اور میدانی علاقوں کے اندر لگایا گیا ہے, لیکن مسئلہ ابر آلود رہے گا. اس طریقے کی اطلاعات اور خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے. یہ تو تھی بات موسم کے مزاج کی, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کشمیر آنا ہے تو اب جناب آپ ہاف سلیوز میں نہیں آئیں گے, اب آپ باضابطہ طور پر ہلکا سا جیکٹ لے کر آئیں گے. اگر آپ ایسے ٹورسٹ ہیں یا آپ کشمیر کی سیاحت پر جا رہے ہیں تو اب تھوڑی سی آپ کو مشقت کرنی پڑے گی, آپ کو تھوڑا سا اپنا جو لنگ اسٹینڈار ہے, جو کپڑے ہیں, اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی, اور جلد ہلکا سا جیکٹ آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا کشمیر کے لیے. اب چلتے ہیں آگے. جب موسم کے مزاج کی بات ہو رہی ہے تو ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے, اور جب ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے تو آبی پناہ گاہیں جہاں پر مہمان پرندوں کی آمد ہوتی تھی وہ آمد بالکل کم ہو گئی ہے. مہمان پرندوں کی آمد اب تک بہت کم دکھ رہی ہے. مختلف ویٹ لینڈ جو صوبہ کشمیر کے اندر ہے, اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مہمان پرندوں کی آمد اس بار بہت کم دکھ رہی ہے. مائیگریٹری برڈ جو مختلف آبی پناہ گاہوں کے اندر نظر آ رہے تھے وہ بالکل کم نظر آ رہی ہے, کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ آبی پناہ گاہیں آہستہ آہستہ کر کے سوکھ رہی ہے, یا یہاں پر گندگی اور غلاظت کا اتنے ڈھیر پڑے ہیں کہ پانی کہیں دکھ نہیں رہا ہے, اور تیسری بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ مہمان پرندے نہیں آ رہے ہیں. انوائرمنٹل پالیسی گروپ جو ایک اسٹڈی گروپ ہے, ان کی طرف سے ایک بات سامنے رکھی گئی ہے. انہوں نے گزشتہ دنوں شالبوک, ہوکرسر, ہوئیگام ویٹ لینڈ کا معائنہ کیا, اور یہاں پر درپیش معاملات اور مسائل کو ایسس کرنے کے بعد ان کی طرف سے یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ مہمان پرندے جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ان 3-4 آبی پناہ گاہوں میں شہر کے آس پاس دکھ رہے تھے, اب کی بار نہ کے برابر ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ ان آبی پناہ گاہوں میں کم ہے, جس کی وجہ سے مہمان پرندوں نے شاید اب کی بار سائبیریا اور ان دور دراز علاقوں سے یہاں کا رخ نہیں کیا ہے. سیدھے اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے. عرفان فاضل ہمارے ساتھ جوائن کریں. عرفان, اپڈیٹ کیجیے گا فٹافٹ سے. موسم کا مزاج خشک بنا ہوا ہے, بارشیں پچھلے 3 مہینے سے بالکل نہ کے برابر ہوئی ہے, برف باری کا امکان ہلکا سا بنا ہوا ہے, کل سے مسئلہ ابر آلود ضرور ہے, لیکن اس بھی سب کی نظریں ہوتی تھی مہمان پرندوں پر, چاہے وہ جھیل کے اندر آتی تھی یا آبی پناہ گاہیں جن کا میں نے ذکر تھوڑی دیر پہلے کر دیا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ پانی کا بہاؤ کم ہے, اس وجہ سے مزید ڈیٹیلز کیا کچھ آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے گور صاحب, جہاں تک ویٹ لینڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا, یہ سچویشن جو ہے الارمنگ ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ جس طریقے سے ایکولوجیکل کنڈیشن بن چکی ہے, ڈیٹوریشن ہو چکی ہے خاص طور پر ویٹ لینڈ کو لے کر, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس میں ہم نے دیکھا شالبوگ ہو یا ہوکرسر ہو یا ہائیگام ہو. اگر میں بات کروں خاص طور پر مائیگریٹری برڈز کو, نومبر کے مہینے میں تقریباً ابھی تک جو ہے 50% جو مائیگریٹری برڈز ہیں وہ یہاں آ چکے ہوتے تھے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ریپوٹیشن خاص طور پر نیچرل ریزروز کو لے کر ڈاؤن ہو گئی ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم دکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کم ہے اور خاص طور پہ ویٹ لینڈ ڈرائی ہو رہا ہے, تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹوریزم کے ساتھ ساتھ ایک لوکل لائیولیہڈ کے لیے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. کیونکہ اتھارٹیز کا ماننا ہے, جو اتھارٹیز ہیں ان کا ماننا ہے کہ تقریباً کچھ مائنر بریچز جو ہے وہ ویٹ لینڈ میں دیکھنے کو ملے ہیں, جو تقریباً 6 جگہوں پر ہے, جس کی وجہ سے
जो है ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और अब उसको रिस्टोरेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी होनी चाहिए। मगर हाइड्रोलिक जितने भी इंजीनियर्स है, एक्सपर्ट्स है, एनवायरमेंटिस्ट है, उनका मानना है कि ये इस वक्त जो पानी की कमी है, एक तो सबसे बड़ी बात जो है लैक ऑफ रेनफॉल, और दूसरा जो क्लाइमेटिक चेंज है जिसकी वजह से बारिशें नहीं हो पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो स्टेक होल्डर्स जितने भी वाइल्ड लाइफ से जुड़े हैं, डिपार्टमेंट से, उनका मानना है कि सिंध रिवर को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी वाटर जो है वो डाइवर्ट करना चाहिए, ताकि जितने भी वेटलैंड्स है अगर उनमें पानी की किल्लत इस वक्त पाई जा रही है तो वो कमी दूर हो सकती है, जिससे हमारा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ जो ये एक्वेटिक प्लांट सिस्टम है या बाकी ये बच सकता है, क्योंकि ये इफेक्ट नहीं कर सकता है। देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, मगर साथ ही साथ अगर ये क्लाइमेटिक चेंज काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो एक मेजर रिकॉर्ड खड़ा कर सकती है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जिस तरीके से डिपार्टमेंट अपने रिस्टोरेशन को लेकर बात कर ही रहा है, मगर जो हमारे अल्ताफ साहब है वेटलैंड के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनका मानना है कि कुछ लीडर्स की वजह जो है वेटलैंड को लेकर हमने सपोर्ट भी लिया है, जिसमें देखा जाए फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कुछ मेन प्रोजेक्ट के साथ जो काम भी किया है, जिसकी वजह से विद इन वीक्स टाइम जो है ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी, और आने वाले टाइम में जो है बर्ड्स का सिस्टम जो है वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा और पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल सरकारी जराया ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सूरत हाल बेहतर हो सकती है और मेहमान परिंदों की आमद होगी, लेकिन एफआर कराइन ये बता रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हो गया है इन हरी पनाह गांव में, जिसकी वजह से मेहमान परिंदों ने अब की बार शायद मन बना लिया कि कश्मीर का दौरा ना वो करें। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होगा, हम इस पर जरूर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त किश्तवाड़ के सामने आ रही है, और किश्तवाड़ में आग की 2 अलग अलग वारदातें हुई हैं और काफी जानी और माली नुकसान की खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, जहां पर आग की 2 अलग अलग वारदातें हुई हैं और 2 वारदातों में जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वहीं पर 3 अफराद के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खातून और उनके 2 बच्चे आग में झुलस कर उनकी जान चली गई है। दौरान शब आग का वाकया पेश आया है। द्रबशाला का इलाका है किश्तवाड़ के इलाके के अंदर, जहां रात के दौरान उस कमरे से आग नमूदार हुई जिस कमरे में ये तीनों सो रहे थे, मां अपने 2 बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ ही जब आग ने इस कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, अगरचे मकामी लोगों और घर वालों ने भी उन्हें बचाने की अनथक कोशिश की, ताहम वो कोशिश नाकाम रही और जिसके नतीजे में तीनों की जान चली गई है। 2 अलग अलग वारदातें, आग की वारदातें किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन इस जगह पर जहाँ द्रबशाला का इलाका है किश्तवाड़ का, वहां पर 3 लोगों की यानी कि एक मां और उसके 2 बच्चे, उनकी जान चली गई है। दौरान शब आग का वाकया पेश आया है। तफसीलात के लिए सीधा आपके नुमाइंदे अजय शान के पास चलते। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, कहाँ पर ये वाकया पेश आया है? अपने नाज़रीन को हम ये बता दें, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आग की, ये हॉस्टल है, गुजर बकरवाल हॉस्टल गालिबन है, जिसमें आग लगी है और मुकम्मल तौर पर ये तबाह। दूसरी आग जो लगी है वो सिंगल रूम में लगी है, जहां पर ये अमवात की खबर आ रही है। अजय शाह हमारे साथ। अजय, जरा अपडेट करें, पहले ये जो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं, ये हॉस्टल है, क्या यहाँ पर बच्चे थे, किस तरीके से उनको निकाला गया, और ये माना जा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है? जी बिल्कुल गोहर, ये जो हम विजुअल दिखा रहे हैं छात्रों में जो गुजर बकरवाल हॉस्टल है, बदकिस्मती से बेटा तो उसमें भी आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि जो बच्चे वहां पर रहते थे वो उनको सेफ रेस्क्यू कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, जो सामान वो जलकर राख हो गया। उसके साथ ही जो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर एक सुरूर बाधात का इलाका आता है, जहाँ पर एक वारदात हुई है जिसमें एक घर में आग लगी है और एक माँ जो अपने 2 बच्चों के साथ अंदर सो रही थी, उनकी जान चली गई है। ये बादात का इलाका है जो द्रबशाला के अंदर आता है, तो वहां पर यह हादसा पेश आया है। जो खुर्शीद अहमद नामी एक शख्स है जिसका परिवार इसमें सो रहा था, वो बताया जा रहा है उसकी बीवी जो नाजिया बेगम है, उनकी बेटी अमना बानो जो कि 7 साल की और 4 साल का बच्चा रिजवान, उसकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब ये एक्सीडेंटल फायर है या कुछ और है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस और तहसीलदार, मुकामी तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि सवाल तो बड़े उठे। जिस प्रकार से सुबह 3 बजे उस घर में आग लगी है, तो कई मामले हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है।
लेकिन इस अभी तक ये अपडेट सामने आया है कि 3 लोगों की जो कीमती जानें हैं इस हादसे में जा चुकी हैं। अच्छा, एक तरफ से 3 लोगों की मौत हुई है, जहां पर आप कह रहे थे खातून और उसके 2 बच्चे जो एक सिंगल रूम में रह रहे थे वो जलकर खाकस्तर हुआ, वहां पर उनकी मौत हुई है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ ये जो गुजर बकरवाल हॉस्टल है जहां पर गरीब तलबा रहते थे, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। कितने बच्चे यहाँ पर जेर तालीम थे, जेर कफालत थे, और अब उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई डिसीजन लिया गया अभी तक, या अभी भी देखा जाएगा कि कहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, ये बीती रात ये हादसा पेश आया और बैक टू बैक इंसिडेंट छात्रों में हो रहे हैं। इस बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि 2 बार वहां पर 10 जल गई है और उसके बाद एक गुजर हॉस्टल वहां पर जला है। जो बच्चे वहां पर रह रहे थे उनको तो आसपास के घरों में रखा गया है, लेकिन अभी उनका जो परमानेंट अरेंजमेंट होना है वो बाकी है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आज रश कर गई है स्पॉट के लिए, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आई हैं। लेकिन जिस प्रकार से बैक टू बैक फायर इंसिडेंट छात्रों में हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या वजह है कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से बार बार ये हादसे हो रहे हैं। क्योंकि हमने पहले देखा कि जो एक दरगाह थी जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे रहते थे वो जल गई थी, फिर जब उसको दूसरी बिल्डिंग में लिया गया वो बिल्डिंग भी जलकर राख हो गई। तो एक बड़ा सवाल वहां पर बैक टू बैक जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं उसको लेकर खड़े हो गए। लेकिन उसके साथ साथ जो बादात वाला इंसिडेंट है वो भी कहीं न कहीं चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, जब आप किश्तवाड़ के अंदर आग की वारदातें देखते हैं तो पिछले 2 महीने के दौरान बैक टू बैक इसी तरीके की भयानक आग हमने दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है, शोले उड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या तेज हवाएं भी इसका असर है कि इतनी जल्दी में आनन फानन में बिल्डिंग जल जाती है? नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी कि जहां पर भी बच्चे रह रहे हो, सरकारी बिल्डिंग्स हो, हॉस्टल्स हो, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए, क्या वो फायर सेफ्टी ऑडिट यहाँ पर नहीं हुआ जिसकी वजह से बैक टू बैक ये सारी चीजें दिख रही है हमें? गौर देखिए, एक लंबा ड्राई स्पेल इस इलाके में भी चल रहा है। पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई है और ड्राइनेस इतनी है कि अगर छोटी सी माचिस की तीली कहीं पड़ रही है तो एक बड़ी आग के शक्ल रूप ले रही है। जहां तक ये गाइडलाइंस की बात है तो हमने अक्सर ये गौर से देखा है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकारी इदारों में वो कहीं दिखते नहीं है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करें, इस मामले में क्या था वो देखने वाली बात होगी क्योंकि इंक्वायरी में सारी चीजें आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोताही तो जरूर हुई है जिस वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल खबर ये कि किश्तवाड़ के अंदर 2 अलग अलग आग की वारदातें हुई हैं। एक में 3 लोगों की मौत हुई है, एक मां और 2 बच्चे जलकर हलाक हुए हैं, और दूसरी जगह पर गुजर बकरवाल हॉस्टल जो ये तस्वीर आपके सामने है, धुआं हुई है और रात देर जो है दोनों इंसिडेंट किश्तवाड़ के अंदर हुए हैं। और फिलहाल बड़ी खबर में आपके सामने, लेकिन आते ही किश्तवाड़ की बात हो रही है तो एक और अहम और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं, और मामला ऑपरेशन का है। किश्तवाड़ ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और आज भी सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। किश्तवाड़ के अंदर आपको याद होगा कि किश्तवाड़ पहाड़ियों के अंदर, किश्तवाड़ के जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और कल उन मिलिटेंटों की तलाश को लेकर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जिन्होंने 2 BDG को हिलाक किया था, और उसके बाद ही सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पर थी। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और कल हमने देखा ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्सेस के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। 3 जवान जख्मी हुए हैं, और जो मारे गए JCO है इनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से बताया जा रहा है, जहां पर आज उनके जसद को लाया जाएगा और आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पुलिस और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, गैर रियासी मिलिटेंट्स हैं जो VDG के कत्ल के अंदर मुलविस हैं, और उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। कल ही हमने देखा जब यह ऑपरेशन शुरू किया गया था तो हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से और जदीद आलात से इन जंगलों को छानने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान कल सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एक JCO समेत 3 लोग, पहले 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आई, 4 में से 1 की मौत हुई जिसका ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से बताया गया, और नायब सूबेदार राकेश कुमार जो 2 पैरा के स्पेशल फोर्सेस है वो कल इस झड़प के दौरान मारे गए। तो आज
सुबह की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट पहले ही इन इलाकों के अंदर रवाना कर दी गई थी। तमाम सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में चला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान जहां पर उन 4 मुस्तबा मिलिटेंटों की धरपकड़ का ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिनके बारे में यही चला है कि वो यहाँ पर छुपे बैठे हुए हैं। अजय शाह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है लगातार। कल भी हमने देखा जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके साथ ही गोलियों का तबादला, 4 फोर्सेज एहलकार जिनमें से एक जेसीओ बाद में उनकी जान चली गई है। ऑपरेशन आज लगातार जारी है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर की खदमात भी दी गई है। अभी क्या कुछ डिटेल्स वहां से आ रही है? देखिए, कल देर शाम को जब ये अपडेट आया था कि जो जवान घायल हुआ था उसमें से उसकी शहादत हो गई है, तो बाद में जो वहाँ पर ऑपरेशन था वहाँ पर अंधेरा होने के कारण आगे फोर्सेज तो नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन जो मजीद अभी खबरें आई हैं कि फोर्सेज ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस प्रकार से ये पहाड़ी इलाका है, जंगलात का इलाका है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन करने में भी दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं। तो कल एनकाउंटर हुआ था तो वो स्पेशल फोर्सेज के साथ पहला स्ट्राइक हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर एसओजी की टीम से द्वारा पहुँच गई हैं। आज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज इस समय फोर्स के सामने है कि डायरेक्ट जो ऑपरेशन है पैरा को सौंप दिया गया है, वो आगे फ्रंट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जो 2 से 3 ग्रुप इस एरिया में घूम रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो ही ग्रुप जो है डोडा, किश्तवाड़ और साउथ कश्मीर की रेंज में घूमते रहते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए है कि इनको एलिमिनेट किया जाए या पकड़ा जाए। और हमें जो इतलात मिली है कि डोडा की तरफ से भी एक्स्ट्रा फोर्सेज कल देर शाम को ही चढ़ा दी गई थी, ताकि वहां की तरफ वो मिलिटेंट्स ना जा सके और अगर आते भी हैं तो उनको एलिमिनेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर की तरफ से भी यही इंडिकेशन है कि वहां पर भी हाई अलर्ट पर है फोर्सेज, और जो किश्तवाड़ की टीम है वो लगातार एक्टिवेटेड है और दिन रात वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। ये कुल मिलाकर क्या ये माने कि एंटायर चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेरा गया है, इस जंगल को घेरा गया है, और यही वजह है कि ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, स्पेशल पैरा को डालकर ये कोशिश की जा रही है कि इन चारों लोगों को एलिमिनेट किया जाए, मारा जाए या गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो 2 VDGs का कत्ल का मामला ये हल हो सके और ये जो दहशत का माहौल ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए इस इलाके के अंदर। जी बिल्कुल गौर, न सिर्फ VDG के मामले का लेके यहाँ पर चुनौती बनी हुई है, बल्कि जो लगातार इनकी मूवमेंट पिछले 2 से 3 महीने से चल रही है। हमने पहले भी देखा था कि छात्रों के जो नेरजाम में एनकाउंटर हुआ था उसमें 3 फौजियों का कत्ल कर दिया था आतंकवादियों ने। उसके बाद से भी बड़ा प्रेशर फोर्सेज पे था, लेकिन वहाँ पर भी 2 बार बैक टू बैक कॉन्टेक्ट फोर्सेज का हुआ, लेकिन वो आतंकवादी वहाँ से फरार हो गए। तो एक बड़ी चैलेंज फोर्सेज के लिए बनी हुई है कि इस इलाके में जो मिलिटेंट घुसे हुए हैं इनको या तो पकड़ा जाए, एलिमिनेट किया जाए, और जिस वजह से मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर तरह की फोर्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो सफलता उनके हाथ नहीं लग रही है। जी बहुत शुक्रिया जैसे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। कल ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था। जेसीओ की कल शदीद जख्मी हालात में मौत हुई है। 3 मजीद लोग जख्मी है जिन्हें अस्पताल लाया गया है। ताहम अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये थी बात जनाब किश्तवाड़ की, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो अब आपको बताएंगे कि असेंबली का इजलास तो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक और सियासत वादी के अंदर देखने को मिलेगी। सियासत क्या होगी उन 5 मेंबरान असेंबली के हवाले से जिनकी नामजदगी का काम शुरू किया गया है। इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना और आसान होगा, कैसे आसान होगा इस पर भी बात करेंगे। और फिर जरा मामला तोशखाना का भी आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान का नहीं, जम्मू कश्मीर के तोशखाना का। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और जरा बात करते हैं
अब नामजद MLA के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अक्टूबर सन 2019 को जब पास हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसी वक्त वजीर दाखिला साहब ने कहा था कि कुछ लोगों की नॉमिनेशन होगी और तकरीबन 5 MLA नॉमिनेट किए जाएंगे, जिनमें कश्मीरी पंडित, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और खवातीन का भी होगा। और खबर अब ये है कि 5 MLA की नॉमिनेशन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में बन रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 MLA की नॉमिनेशन के सिलसिले में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 4 राज्यसभा की सीटों के इंतखाब से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर 5 MLA की नॉमिनेशन होगी। राज्यसभा की 4 नशस्तें खाली है जम्मू कश्मीर की, जहां पर इलेक्शन हो और राज्यसभा के इंतखाबात मुकम्मल हो, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो, उससे कबल ही 5 MLA को नॉमिनेट किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस जिम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। याद रखिएगा, ये 5 MLA जो है, इन्हें तमाम तर इख्तियारात होंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मुंतखबा मेंबरान असेंबली का है, यानी वोटिंग राइट्स भी होगा और तमाम वो प्रिविलेज उन्हें दिए जाएंगे, पावर और प्रिविलेज होंगे जो उनके पास ऑलरेडी है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि 5 मेंबरान के हवाले से जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि 5 मेंबरान के हवाले से नॉमिनेशन का अमल जो है वो तेज होगा। राज्यसभा से कबल ही इस पूरे मामले पर गुफ्तगू हो सकती है, यानी ये मामला मुकम्मल हो सकता है। अगर आप अभी सीट शेयरिंग का हवाला देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट जो है वो 3 सीटें निकाल सकती है। जिस तरीके की वोट शेयरिंग का मामला बना हुआ है, एक सीट बीजेपी भी ले सकती है, लेकिन अगर ये 5 लोग मैदान में आए और ये 5 लोग राज्यसभा इलेक्शन से पहले नॉमिनेट हुए तो सिचुएशन एंटायरली ट्रिकी हो सकती है कि 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी भी दावा कर सकती है और इस तरीके से एक नया उबाल सियासत के अंदर आ सकता है। और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो नॉमिनेशन का अमल है उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है जो डिस्प्लेस्ड है उनको रखना है, फिर उसके साथ साथ खवातीन को लेना है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को लेना है। तो इस तरीके से जो एक प्रोसेस इलेक्शन से पहले ही शुरू हुआ था कि 5 नॉमिनेटेड MLA कर दिया, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना रद्दअमल भी दिया था और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कबल अज़ वक्त उनकी नॉमिनेशन जो होगी, यानी ओथ सेरेमनी से पहले अगर उनको नॉमिनेट किया जाता है तो ये शायद आईन के खिलाफ होगा और हुकूमत साजी के लिए ये मुश्किलें पैदा होंगी। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत बनी, हुकूमत ने अपना कामकाज संभाला और अब सब नजरें दिल्ली से लेकर राजभवन जम्मू कश्मीर तक बनी हुई है, जहां पर इतला ये है कि 5 लोगों का पैनल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर तक भी वो आ चुका है और किसी भी दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो उन 5 नामों का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। और ये बात काबिल जिक्र है कि राज्यसभा की 4 नशस्तों से कबल ही इन 5 नामों को मंजर आम पर लाया जाएगा, नॉमिनेशन में रखा जाएगा, ताकि सियासत में गर्माहट भी हो। और बावजूद जराया जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के और बीजेपी के, उनका मानना है कि अगर इसी तरीके से मामला चला तो एक नहीं बल्कि ये पहला मौका होगा जब 2 राज्यसभा की नशस्तों पर बीजेपी अपनी दावेदारी कर सकती है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित और खवातीन जो पहले भी 2 हुआ करती थी, अब की बार भी 2 होंगी। तो इस तरीके से ये नॉमिनेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल इत्तला ये है कि 5 की नॉमिनेशन का सिलसिला तेज हो गया है। राज्यसभा के चुनाव से पहले ही 5 मेंबरान जो है असेंबली के अंदर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि एक किस करवट इस पूरे मामले में बैठ सकता है। तो चलिए नाज़रीन, ये 5 MLA के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ के आगे बात जरा टनल की करते हैं। जहाँ नाज़रीन जवाब टनल की बात करते हैं, जिस पर तज़हीन व आराइश का काम, मरम्मत का काम लगातार चल रहा है गुज़श्ता 1 साल से, जहाँ पर साल 2023 के दौरान, जुलाई 2023 के दौरान इस टनल पर काम शुरू हुआ था। जो मंसूबा, जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस पर काम चल रहा है और माना जाता है कि करीब 90% काम मुकम्मल हो चुका है और आने वाले दिनों में ये जो बाकी 10% काम अभी पेंडिंग है वो भी मुकम्मल किया जाएगा। रिनोवेशन जो हिस्टोरिक बानिहाल टनल है उस पर जो काम है वो फाइनल स्टेज पर है
करीब 62.5 करोड़ रुपए इस पर जो लागत रखी गई थी इस काम के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए जवाहर टनल प्रोजेक्ट पर, वो करीब मुकम्मल होने यानी कि आखिरी मरहले के अंदर है। टनल के अंदर 95% काम मुकम्मल हो चुका है, 5% अभी काम पेंडिंग है और माना जाता है कि नवंबर 30 तक ये काम को मुकम्मल करना था। साल 2023 जुलाई में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 30 नवंबर 2024 इसकी डेडलाइन है और डेडलाइन से पहले ही इस काम को माना जाता है कि मुकम्मल किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो सफर है वो मजीद आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है जवाहर टनल पर जो रिनोवेशन का काम शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट पर, कहां पर यह प्रोजेक्ट है? माना जाता है कि 95% काम मुकम्मल हो चुका है, अभी सिर्फ 5% काम पेंडिंग है। क्या कुछ तफसीलात है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, देखिए गौहर 2.5 किलोमीटर जवाहर टनल की जहाँ बात करें, क्योंकि बानीहाल के अंदर जब हमने देखा हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है और नवयुग टनल का जब ओपनिंग हुई और उसके बाद जवाहर टनल पर हम देख रहे हैं कि फ्यूल कैरियर जो भी गाड़ियां हैं, चाहे उसमें हम एलपीजी गैस वाली गाड़ियों की बात करें, पेट्रोल या डीजल जो वादी की तरफ जा रहा है, वो तमाम इसी टनल से गुजर के जाती है। जवाहर टनल जो 2.5 किलोमीटर पहले से ही एग्जिस्टिंग टनल थी, हालांकि वहां पर जरूरी मरम्मत जाहिर सी बात है और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत उसकी जो मरम्मत की जानी चाहिए थी और उसका काम साल 2023 के जुलाई महीने में शुरू हुआ है। जो एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है मोश आर्या इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसे डेडलाइन दी गई थी लगभग 1.5 साल की, आपने 1.5 साल में इस काम को कंप्लीट करना है और अब लगभग 95% काम कंप्लीट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम पूरी तरह से लगभग कंप्लीट है। जिसमें हम देखें कि जो नई चीजें इसमें इंस्टॉल की तो फायर एक्सटेंशन है और उसके साथ साथ में फायर अलर्ट जो अलार्म्स भी वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, लगभग सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। ये तमाम चीजें जदीद तरह की है। लेकिन एक तरफ हम देखें, क्योंकि जवाहर टनल की जहां हम बात करें, एक तरफ हम कहें कि गाड़ियों की आमदरफ्त इस पर एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं ये जो टूरिस्ट है उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि हमने जब देखा बानीहाल से जब लोगों को वाया नवयुग टनल कश्मीर की तरफ जाना है, लेकिन अब वो जवाहर टनल इसलिए भी जाना चाहते हैं कि हम देखें जो यहाँ पहले की टनल थी वो किस हाल में है, वो कैसी है। और अब जब जदीद तरह की वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमराज की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर या फिर हम उस तरफ देखें कि एग्जॉस्ट फैन भी वहाँ पे लगाया है, जाहिर सी बात है वहां से सफर बहुत आसान होगा। पहले क्योंकि हम जवाहर टनल की बात करें तो सुरक्षा बटोरने में एक अहम रोल अदा करता था, खासकर मौसम सरमा में जब बर्फबारी होती थी और इसके दोनों अतराफ में फिसलन, वहां पर बर्फबारी का होना कहीं न कहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल डालता था। लेकिन आज की डेट में वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का एक जगह बनी हुई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई, जहाँ पर चाहे मकामी सतह से बात करें या फिर अक्रॉस द कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो जवाहर टनल जाना चाहते हैं। और जब वहां पर रोड की चूंकि हम देख रहे हैं रोड सरफेस काफी बेहतर है, लेकिन जब आप टनल के अंदर से जब आप गुजरेंगे, दोनों ट्यूब की जब मरम्मत हुई है, वहां पर आला दर्जे की जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं हम कहें कि गाड़ियों की आमदरफ्त से बेहतर तरीके से चलेगी और टूरिस्ट जो कश्मीर जाना चाहते हैं जवाहर टनल के जरिए से, कहीं न कहीं उन्हें भी एक लुत्फ अंदोज होने का जवाहर टनल के आसपास की खूबसूरती, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी मेंटेनेंस अंदर से भी हुई है और दोनों फेसेस पर हुई है। चाहे कुल मिलाकर जो ये कदीम शहरा था, वाहिद कौमी शहरा हमारा था, जहाँ श्रीनगर और जम्मू के बीच राब्ता था और जम्मू कश्मीर का पूरे मुल्क के साथ यहीं से राब्ता होता था, ये एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर तजदीदकारी का काम मुकम्मल हो गया है और सन 2023 से इस काम को हाथ में लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम वार्ता ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि ये अहम टनल जो है, कदीम टनल जो है, रिवायती टनल जो है, एक बार फिर सुर्खी में है क्योंकि काम मुकम्मल हो गया और दोनों चीज को गाड़ियों की आवाजाही के लिए चंद दिन के अंदर अंदर खोल दिया जा सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बहुत बड़ा तोशखाना मामले की करते हैं, पाकिस्तान का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तोशखाना मामले की बात करते हैं जो पिछले कई सालों से लगातार सुर्खियों में था। लेकिन अब खबर ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामे पर भी काम नहीं हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसला जो सन 2022 में लिया गया था 13 अगस्त को, उसके तहत तोशखाना ट्रांसफर मामला एसेट जो थे, जो वहां पर जो चीजें थी उनको ट्रांसफर करना था कल्चर डिपार्टमेंट को और हैंड ओवर टेक ओवर करना था, वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ है।
हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट कोई भी काम मुकम्मल तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है। आर्काइव डिपार्टमेंट सीरियसली इस मामले को नहीं ले रहा है। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार रिक्वेस्ट भी की गई है, इस तरीके की इतलात है, ताहम आर्काइव डिपार्टमेंट शायद तोशखाना को मुंतकिल करने में मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। लिस्ट ऑफ जो चीजें वहां पर थी, जो नादरात वहां पर थे, जो नमूनात वहां पर थे, जो कदीम आसार वहां पर थे, उन्हें अभी तक भी हैंड ओवर नहीं किया गया है। और ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का फेलियर है दो अहम डिपार्टमेंट्स के बीच में। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अपना फैसला नंबर 115 जो था 13 अगस्त 2022 को, उसमें एक प्रपोजल आया था जिसको नोट दिया था, क्लियरेंस दी थी और ये साफ कर दिया था कि तोशखाना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो जाएगी और हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट जो ऑर्डर नंबर 11 निकला था 30 अगस्त को, उसके तहत फॉर्मल सैंक्शन दे दिया गया था कि जनाब तोशखाना ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है। और जब ये तोशखाना के पास जो एसेट थे, जो मामला थे, मूवेबल और इमूवेबल एसेट था तोशखाना का, वो श्रीनगर से ट्रांसफर किया गया जी कल्चरल डिपार्टमेंट को और कल्चरल डिपार्टमेंट ने आगे इसको चलाना था। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आसार कदीमा महकमे के पास कुछ चीजें हैं जो कल्चरल डिपार्टमेंट को देखनी थी या इस फैसले के तहत आगे बढ़ना था, उसमें अभी तक भी काम नहीं हो पाया है। क्या मामला, जरा इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर रिवायती तौर पर जब आप देखेंगे, कल्चरली अगर आप देखेंगे तो काफी रिच है। बादशाहों के जमाना हमारे साथ गुजरा हुआ है, मुगल एम्पायर्स का एक दौर भी हमने देखा है। फिर यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरी सिंह और करण सिंह के बड़े असासे यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ को लेकर ये बड़ा फैसला जो लिया गया था। इमरान हाई को जरा फटाफट अपडेट करें कि हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फैसला करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में 13 अगस्त 2022 को कि तोशखाना को क्लोज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को, जो मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हैं वो कल्चर डिपार्टमेंट को दिए जाए। अब बॉल अटकी कहां पर है? क्या वाकई तौर पर तीन डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल नहीं है, या इस कहानी के बीच एक और पहलू ये भी है कि कुछ हसास चीजें शायद मिसिंग है जिसको लेकर पर्दा रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, मैं समझता हूँ कि दोनों फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, दोनों चीजें। एक तो तालमेल की कमी है, कंसिस्टेंसी दोनों इदारों के बीच में नहीं है। दूसरा ये कि शायद कुछ हसास जो इसमें जो चीजें हैं, असासे हैं, वो शायद इसमें मिसिंग है। तो इसलिए जिस तरह से ऑर्डर निकले हैं तो उनको सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। ब्रीफली मैं क्विकली इस पर थोड़ा सा बता दूं कि जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टरेट आर्काइव्स, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स की जानिब से तोशाखाना के असासों की मुंतकली के लिए दरख्वास्तों को नजरअंदाज कर रहा है। यानी कि जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज किया जा रहा है हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की तरफ से। इंतजामिया काउंसिल ने 13 अगस्त 2022 को फैसला नंबर यानी कि एक ऑर्डर इशू किया था 115/9 2022 के तहत तोशाखाना ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की मंजूरी दी। इसी तरह से हॉस्पिटल एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने 30 अगस्त 2022 को हुकूमत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत तोशाखाना को बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने का ऐलान किया। इस हुक्म में कहा गया कि तोशाखाना के असासे और अमला डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मुंतकिल किया जाएगा ताकि इन कीमती अशिया का मुनासिब इंतजाम किया जा सके। मुलाजमीन की पूरी मुंतकली ऑर्गेनाइजेशन का अमला जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन असासों की मुंतकली में ताखीर हुई। इन असासों में तारीखी अशिया शामिल है, जैसे सोने चांदी के जेवरात, असला, जो जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के स्टोर में भी रखे गए हैं। आर्काइव्स के डायरेक्टरेट ने 10 जनवरी 2023 को हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल के डायरेक्टर्स को खत लिखकर असासे मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई जवाब इससे भी नहीं मिला। महकमा सकाफत यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने 24 फरवरी 2023 को हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल के
सेक्रेटरी को एक और खत लिखकर इस अमल को मुकम्मल करने को कहा। 26 जनवरी 2023 को डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल को एक और याददानी भेजी, लेकिन अभी तक इसका जवाब भी नहीं आया, इसका भी अभी इंतजार है। 21 अगस्त 2023 को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 2 कमेटियां तश्कील दी ताकि असासों की मुंतकिली के अमल की निगरानी की जा सके। और इसमें जम्मू के लिए अलग कमेटी और श्रीनगर के लिए अलग कमेटी, जिसमें जम्मू के लिए एसएसपी जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, दोनों महकमों के डायरेक्टर्स और एक ट्रेजरी ऑफिसर शामिल है। इसी तरह श्रीनगर में भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर, दोनों महकमों के डायरेक्टर्स और एक ट्रेजरी ऑफिसर शामिल है। यानी कि जो 2 कमेटीज अलग अलग बनाएगी। 15 दिसंबर 2006 को मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी, जिसमें ये जो खजाना है डोगरा हुक्मरानों का, इसके बाद ही ये फैसला लिया गया था कि इनको सिविल सेक्रेटरी मुंतकिल किया जाए। और 25 दिसंबर 2006 को सख्त इक़दाम के तहत खजाना सिविल सेक्रेटरी मुंतकिल किया गया। लेकिन थोड़ा सा ये ब्रीफली कुल मिला के नक्सल में हम जब देखते हैं कि जिस तरीके से एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट के ऊपर इल्जाम आयद कर रहा है कि असासे जो है वो मुंतकिल किए जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और हालांकि ये एक 1983 में अगर आपको याद होगा कि एक फ्रांसी जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इसका जब तखमीना लगाया था तो ये 5,000 करोड़ की कुल इसकी लागत है, कुल इसकी जो है कीमत बनती है, कम से कम 5,000 करोड़। तो लोग भी ये चाहते हैं इदारे को अकाउंटेबल बनाना। लेकिन अब सवाल यही है ना कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक फैसला लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कदम आगे भी बढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्या मैं ये मानूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो ताबिया डिपार्टमेंट्स हैं और अफसरान हैं वो लैटरल से काम ले रहे हैं और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को खत किताबत में उलझा कर वक्त से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के ये ऑर्डर्स है, जिस तरह से आपने भी कहा कि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है उनके ऑफिस से जब ऑर्डर्स निकलते हैं, उसके बावजूद भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सालों साल से इनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट के अंदर एक तो हम ये समझते कि तालमेल भी नहीं है, दूसरा ये है कि इतने मस्त और मगन भी है हमारे इदारे, शायद अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो हिदायत आ रहे हैं उन पे भी ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ देयर इज समथिंग फिशी जिसकी वजह से ये डिले हो रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो डोगरा हुक्मरानों के जो असासे हैं इनकी करोड़ों की कीमत है। और इवन से एक सालों पहले ये खबर भी सामने आई थी कि चाबियां गुम हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था। और ये भी हालांकि लोग समझते हैं कि ये जो असास है ये नई जनरेशन के लिए उनको मंजर आम पे लाना है ताकि वो भी देख सकें, लेकिन उसका भी सही तरीके से जो है जवाब नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं या चीजें हैं जिसको छुपाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान अहमद ज्वाइन करने के लिए। तोशखाना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, एक तरफ से चिट्ठियों का खत किताबत का सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो सवाल ये हो रहा है कि गुड गवर्नेंस कहाँ पर है और स्ट्रीमलाइन और जवाबदेही का अमल क्या कहीं पर है या नहीं, इसकी जवाबदेही भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जरा बात अब तरक्की की भी करते हैं। और ये लगातार बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा रहा है कि तरक्की करना बहुत ज्यादा जरूरी है और तरक्की पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको याद होगा कि एक बड़ा फैसला एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया था जब ये कहा गया था कि 2 एम्स जम्मू और श्रीनगर के अंदर बनेंगे। अभी कश्मीर एम्स की क्या कुछ सूरत हाल है उस पर हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, छोटा सा ब्रेक होगा, पहले ब्रेक के उस पार आएंगे। तो जरा बात करते हैं एम्स कश्मीर एक बार फिर डेडलाइन को मिस करने के काफी करीब है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब जरा बात एम्स की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के अंदर 2 अलग अलग एम्स
अगरचे साल 2019 के दौरान इस प्रोजेक्ट का मंसूबा बना गया, मंजूर हुआ है, उसके साथ साथ ही दोनों जगह पर यानी कि जम्मू विजयपुर के अंदर जहां इस वक्त एम्स के अंदर काम चल रहा है, दोनों प्रोजेक्ट पर एक ही साथ संग बुनियाद जो रखी गई है, दोनों प्रोजेक्टों की जम्मू के अंदर उस पर काम चल रहा है। लेकिन कश्मीर में ताखीर का शिकार क्यों हुआ, ये तो हुक्काम इस हवाले से जवाब देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे एम्स कश्मीर के हवाले से, जो 221 एकड़ पर जो एम्स बनना था वादी कश्मीर के अंदर, अवंतीपोरा के अंदर, इस पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1828 करोड़ रुपए है। 70% काम मुकम्मल हो चुका है और अभी 30% काम होना बाकी है और जनवरी 2025 इसकी डेडलाइन है। क्या ये 30% काम जनवरी 2025 यानी कि 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 महीनों के दौरान ये काम मुकम्मल होगा। लेकिन जो हुकाम है एम्स के डायरेक्टर, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो डेडलाइन है उससे पहले इस काम को मुकम्मल किया जाएगा और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है जो MBBS का जो बैच होगा वो 2025 के दौरान वादी कश्मीर के भी अंदर भी वहां पर काम चलेगा और बाकायदा तौर पर इस बैच की शुरुआत होगी और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ना जो उनके लिए रहने का जो इंतजाम होगा वो मुकम्मल होगा। और उनका दावा है कि जो 30% काम है वो मुकम्मल होगा और 2025 की जो जनवरी 2025 की जो डेडलाइन है उसे मुकम्मल किया जाएगा। जो एक साथ दोनों जगह पर शुरू किया गया था, एक जगह पर जम्मू के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर एम्स मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, लेकिन जम्मू के बाद जब श्रीनगर की बात करते हैं तो अभी मरहलावार तरीके पर काम ही चल रहा है। और जिस इदारे को ये काम सौंपा गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर इस पर काम शुरू करें, मुकम्मल करें, वो शायद अब की बार भी नहीं हो पाएगा और डेडलाइन से बाहर ही ये सिलसिला जो है वो दिखेगा। सीधे पहले अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, आदिल शहनवाज, और फिर हमारे साथ मकामी मेंबर असेंबली हफ्ता मसूदी साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आदिल साहब आपके पास सबसे पहले आते हैं। एम्स पर जो कहा जा रहा है कि 40-50% काम मुकम्मल हो गया है, बिल्डिंग्स का काम मुकम्मल है और जो दिसंबर की डेडलाइन थी शायद यह मुमकिन नहीं है कि दिसंबर की डेडलाइन तक की 80-90% काम मुकम्मल हो जाए या 100% काम मुकम्मल हो जाए और इस तरीके से एक और डेडलाइन जो वो चली जाएगी। लेकिन इस बीच डायरेक्टर एम्स कश्मीर का मानना है कि 2025 का बैच जो होगा वो हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो किसी न किसी तरीके से ऑन बोर्ड हो जाए। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है ग्राउंड जीरो पर? और हम आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो हलचल है उसको फरोग देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और बेहतर टीबी सहूलियात पहुंचाने के लिए हुकूमत ने 2019 में एक फैसला लिया था कि जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर एम्स हॉस्पिटल जो है जो तायीन किया जाएगा और 2019 में दोनों मुकामात से यानी सांबा के अंदर और अवंतीपोरा के अंदर इस एम्स हॉस्पिटल पे काम शुरू भी हुआ है। लेकिन पहले हम जरा जम्मू की बात करें, जम्मू एम्स की। वहाँ इस वक्त अगर हम बात करें तो जो दोनों फैसिलिटीज है यानी OPD प्लॉट और IPD प्लॉट जो खदमात दी जा रही है वहाँ पे इस वक्त जो है वो काम चल रहा है यानी खदमात अंजाम दी जा रही है। साथ ही में जो तमाम जो कैंपसेस है या जो प्लॉट है या जो बाकी बिल्डिंग है उनको भी तामीर किया गया है और साथ ही में वहाँ पे जो नर्सिंग ट्रेनिंग है उनको भी वहाँ पे वो खदमात की अंजाम दी जा रही है। यानी कुल मिला के जो है 90% से 95% जो टीबी खदमात है जम्मू सांबा के अंदर जो एम्स है वहाँ पे इस वक्त दी जा रही है। लेकिन साथ ही में अगर हम अवंतीपोरा जो एम्स है अगर इस पर बात करें तो 2019 में भी इसी तरह इस पे भी काम हुआ था, लेकिन जो डेडलाइन थी वो जनवरी 2025 इस पे थी। लेकिन वो जो डेडलाइन है वो इसको जो टारगेट है वो मिस करेगा। अब जो नया टारगेट है यानी जो नया डेडलाइन है वो जून से जुलाई 2025 रखा गया है, क्योंकि जो एजेंसी इस पे काम कर रही है उनके मुताबिक जो डेडलाइन मिस हुआ है उसके कई सारे वजूहत, क्योंकि पहले वजूहत जो है वो मौसम की वजह से यहाँ पे तासीर हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इस एजेंसी काम कर रही है वहाँ पे जो लेबर इस पे एक्सिक्यूट हो रहे हैं वो सारे नॉन लोकल है, चाहे वो इंजीनियर है या जो लेबर है। दूसरा एक अहम मसला था वो जो अप्रोचिंग रोड था यानी हॉस्पिटल का, उसमें भी कुछ डिस्प्यूट आ रहे थे लैंड इशू को लेकर और साथ ही में दूसरा वजह जो है जो वहाँ पे नियर बाई एक आर्मी हेडक्वार्टर है उनके साथ भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था काफी वक्त से।
जो कुल मिला के सारा जो एक जो टाइम इसने जाया हुआ है इस डिस्प्यूट को हल करने में, लेकिन अब जो इस एजेंसी काम करने के मुताबिक जो है 70% जो है काम इसमें मुकम्मल हुआ है और लगभग जो है 1000 के करीब जो बेड सिस्टम जो एम्स है इस पे जो काम है जो जल्द शुरू किया जाए, यानी अब काम इस पे चल रहा है, लेकिन जो डेडलाइन है वो नया रखा गया है, यानी जून से जुलाई 2025 जून जुलाई की नई डेडलाइन है। या बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए और बताने के लिए कि नई डेडलाइन जो आई। हमारे साथ हसन मसूदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर असेंबली मकामी तौर भी और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, और पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई है तो तब भी मुझे याद है एक सवाल के जवाब में फैमिली वेलफेयर के जो वजीर थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 44% ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया जी, और 2019 का हम ये काम हाथ में लेके चल रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा है। मसूदी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप रुकनी पार्लियामेंट भी रहे और आज असेंबली के भी रुकन हैं आप, और आपके ही हल्के इंतखाब के आसपास ये सब कुछ चीजें चल रही है। क्या आप मुतमईन है जिस पेस के साथ, जिस तेजी के साथ अब काम चल रहा है, और ये जो दावा पेश किया जा रहा है कि जनाब हमारी जो डेडलाइन जनवरी की वो पूरी नहीं होगी, लेकिन 2-3 महीने आगे बढ़ के ये मुकम्मल हो जाएगा और अगले साल 2025 आते आते सेशन भी शुरू होगा, क्या आपको लगता है कि वाकई तौर पर इस तरह का बंदोबस्त वहां पर किया गया और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम कॉलेज को शुरू कर सके, हम कुछ वहां पर चला सके? देखिए, ये मैंने कई बार विजिट किया पिछले 5 साल में जो वहाँ पर एम्स का जो कंस्ट्रक्शन है, उससे पहले जैसे कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में भी कई एक बार ये सवाल उठाया कि इस पर सूरत के साथ काम किया जाए ताकि ये अपनी जो डेडलाइन है उस तक मुकम्मल हो जाए। और मेरी ये भी तस्वीर थी, आप MBBS के क्लासेज यहाँ शुरू कीजिए, और मैंने वाइस चांसलर जो हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हैं उनसे मैंने इस्लाह की कि वो अपने परमिशन में ये शुरुआत करनी, क्योंकि जम्मू में एक रेंट आउट परमिशन में वहाँ के जो वहाँ का जो क्लासेज है MBBS की वो शुरू हुई है, तो मैंने ये शुरू की थी, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा था मैं उस पर गौर करूंगा। अब बात है कि एक बार समझनी होगी कि इसमें इब्तदाई तौर पर दिक्कतें हुई, क्योंकि पास ही हमारा एक हेलीपैड था जो हमारी सिक्योरिटी आर्मी का एक हेलीपैड था यूनिट का, तो उस वजह से जो ऊंचाई थी इस इमारत की, ऊंचाई से वो उस ऊंचाई तक वो जो बिल्डिंग थी उसकी कनेक्शन मुमकिन नहीं थी। फिर मैंने ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह जी, उनके साथ ये सब डिस्कस करके उनकी इंटरवेंशन से फिर उसमें पूरा तो उसमें वो चेंजेस हो गई, तो उस वजह से इब्तदाई मरले पर इसमें इसलिए हुआ शुरुआत करने में। लेकिन जो मैंने देखा मौके पर तो इसमें बड़ा अच्छे तरीके से काम हो रहा था। जब भी मैं विजिट पर गया तो ये उम्मीद थी कि ये डेडलाइन नहीं तो 2-3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, और वही उम्मीद आज है कि अगले साल के वक्त में शायद ये मुकम्मल हो जाए। लेकिन ये जो काम में जो सूरत है, जो अपनी डिफिकल्टीज है बीच में जो है जो हमारा नेशनल हाईवे है उसमें कभी कभी जो पिछले साल जो ट्रैफिक उसमें मौजूद रहा, ट्रैफिक में कुछ रुकावटें रही, तो उस वजह से भी पिछले साल के विजिट में मुझे कहा गया कि वो जिले का एक बाइस है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले साल के वसत में हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, बहुत शुक्रिया। हसन मसूदी साहब का मानना है मकामी मेंबर असेंबली है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर एम्स मुकम्मल तौर पर होगा, फंक्शनल भी होगा, और यहाँ से क्लासेस भी चलाई जाएंगी, जिसी तरीके का इशारा पहले डायरेक्टर की तरफ से भी किया गया है जो एम्स कश्मीर के लिए तैनात कर दिए गए हैं। हम चलते हैं अपने बड़े मामले पर, उस मामले पर जो मुआशरे का अहम तरीन मामला है, लेकिन उससे पहले जरा आपको बताते चले कि नए चीफ जस्टिस साहब आज अपना कामकाज संभालेंगे, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने समरी जारी करते हुए जस्टिस खन्ना को 51वां नया चीफ जस्टिस चुन लिया है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम जस्टिस खन्ना जो कि मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और जस्टिस खन्ना DY चंद्रचूड़ जो चंद रोज कबल ही रिटायर हुए थे और उसकी जगह लेंगे जस्टिस खन्ना। आपको बताते चले कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पहले ही इस हवाले से उनकी जो तकर्री है इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया, यानी कि गुज़िश्ता 24 तारीख को हुकूमत की जानिब से इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया, और जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बतौर जज काम कर रहे थे इससे पहले 2019 से लगातार, और जस्टिस खन्ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से 18 जनवरी 2019 से वो बतौर जज काम कर रहे थे। और अगर हम जस्टिस खन्ना की बात करेंगे तो जस्टिस खन्ना
मई 14 साल 1960 में उनकी पैदाइश हुई है और उसके साथ साथ ही कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जस्टिस खन्ना की, तो जस्टिस खन्ना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो एडवोकेट हैं उसके साथ भी काम कर रहे थे 1983 के दौरान, और उसके साथ साथ ही लगातार वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे थे और मुल्क के अंदर कुछ अहम फैसले भी जिस तरह से हालिया दिनों के दौरान, हालिया सालों के दौरान लिए गए हैं, उनमें भी उन्होंने उन फैसलों में भी अहम किरदार अदा किया। वो फैसले भी उनकी जानिब से सुनाए गए हैं। जस्टिस खन्ना अब मुल्क के नए 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कुर्सी संभालेंगे। जस्टिस खन्ना आज से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे और आखिरी खुतबे में जो साबिका चीफ जस्टिस थे उनकी डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मोशन मूव किया था जिसमें उन्होंने ये सिफारिश की थी कॉलेजियम की तरफ से कि जस्टिस खन्ना जो है ये सीनियर मोस्ट जज है, इनको रखा जाए। इनके वालिद मोहतरम भी जज रह चुके हैं, इनके चचा भी जज रह चुके हैं और एक बैकग्राउंड इनका अदालत इनके साथ और अदलिया के साथ रहा और इस तरीके से 51वें चीफ जज जो है वो बन चुके हैं। जस्टिस खन्ना आज से अपने ओहदे और आज़र का हलफ भी लेंगे। ईवीएम के मामला पर भी इनका एक मौक़िफ़ है, इनका बड़ा डिसीजन है जिसको लेकर पूरे मुल्क के अंदर बाद में बहस भी हुई है। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम जमानत देने वाले भी जस्टिस खन्ना ही है, सबसे पहले इन्होंने ही वो जमानत दी थी। तो कुल मिलाकर 51वें चीफ जस्टिस का ऐलान हो चुका था और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस खन्ना जो है अपना कामकाज संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। चलिए जनाब, अब जरा आते हैं अपने अहम मामले पर और मामला अपनी मुआशरे का, सोसाइटी का डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम में पिछले कई हफ्तों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी शादियों के बारे में। कश्मीर प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, फिर कटिंग द बॉर्डर, जब आप रिलीजन लाइन्स पर बात करते हैं, कश्मीरी में कश्मीर के अंदर मुसलमानों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, जम्मू आते थे सिख बरादरी से, क्रिश्चियन बरादरी से आप बात करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, तो मसला पता लगता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है ये हर गुजरते दिन के साथ महंगा हो रहा है, हाथ से बाहर हो रहा है, जिसकी वजह से उम्र की हद जो होती है जहां पर शादियां होनी चाहिए साइंस के हिसाब से उस हद को पार किया गया। और अगर उसके बाद भी शादियां हुई तो फिर हमारी इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, बच्चे पैदा न होने वाली शिकायतें होती है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर खानदानी फूट होता है, डाइवोर्स तक भी मामला जो है वो चले गए हैं। और बुनियादी वजह देखी गई कि शादियां जो है वो इस तरह से हो रही हैं कि अब ये शादी कम, फेस्टिवल ज्यादा दिख रहा है, अब प्री और पोस्ट वेडिंग्स चल रही हैं, शादी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है। एक तरफ से ये है मोटा मोटी बात। 50,000 से ज्यादा कश्मीर सूबे के अंदर, 30 से 40,000 जम्मू सूबे के अंदर ऐसी बेटियां हमारी हैं जो उम्र की उस दहलीज पर आ चुकी हैं जहां पर उनके हाथों पर मेहंदी लगनी चाहिए थी, नहीं लग पा रही है क्योंकि उनके घरों की माली हालत इतनी नहीं है कि वो शादियों के लिए खड़ी हो सके, उनके घर वाले खड़े हो सके और उनकी शादी कर सके। एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से मिसमैच भी हो रहा है, यानी ज्यादा तालीम हासिल की है और यहाँ से जो उनका दूल्हा है या उनकी दुल्हन है वो उस तरीके से मैच नहीं हो पा रही है, और ये जो मेंटल ट्रॉमा है उससे इस वक्त पूरी सोसाइटी जो वो चल रही है। आज मारूफ आलमी दीन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मोहताज ताऊ बिल्कुल नहीं है, मौलाना अब्दुल अहद मखदूमी साहब मेरे साथ नॉर्थ से ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो 50,000 का फिगर सिर्फ कश्मीर के अंदर, 30 से 40,000 का फिगर जम्मू के अंदर, और एंटायर जम्मू कश्मीर को जब हम देखते हैं तो लाखों की तादाद में हमारी बेटियां, हमारे भाई ऐसे हैं जो शादी की दहलीज पर आ चुके हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस शादी को लेकर, जिस निकाह को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाजिह इरशादात थे कि आसान बनाया जाए, आसान बनाया जाए, आसान बनाया जाए, उसके बरक्स हम कर रहे हैं और दावा भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इनसे सोसाइटी है और हम सोसाइटी के मुहाफिज भी हैं। किस तरीके से ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं जो इस सोसाइटी के अंदर पनप रहे हैं? जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो रोजमर्रा हालात हमें नजर आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में रहें और सुन्नत की पैरवी करें, क्योंकि जब बुक आप सुना इब्न माजा में हदीस पाक है
सुन्नत की पैरवी का बयान है कि whatever I have commanded you to eat and whatever I have forbidden you refrain from it. हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया these are the first words of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें चाहिए कि दीनी माहौल पैदा करे अपने घरों में, क्योंकि ये सब जो इसका मामला है ये पेरेंट्स से आ रहा है. पेरेंट्स कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही. हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया हर कोई जिम्मेदार है, लिहाजा उसे अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक कल पूछताछ होगी, कयामत के दिन पूछताछ होगी. हम वो जिम्मेदारी खुश असलूबी से वो सराहना नहीं देते हैं, हम खुश असलूबी से वो ऐसे ही करते हैं. इसलिए हमारे जो जवान हैं, जवान बच्चियां हैं, जवान मर्द है, जबकि कुरान ने फरमाया है और अल्लाह का इरशाद है इन सूरह नूर में इरशाद है व अमितुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन. हमें चाहिए कि हम मर्द और औरत का निकाह करें, वो भी एडल्ट पीरियड में, यानी जब 3 एज होती है. मेडिकली रिपोर्ट से हमें ये मिलता है कि लगभग 18 एज जब होगी, 18 to 26 इस दरमियान निकाह होना चाहिए. जो ये लेट मैरिज होता है ये एक वबाल है जिससे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इंसान में आती है, और वो जवान बच्चियां, वो जवान लड़के, जवान यूथ वो ड्रग की तरफ हो जाते हैं, माइल हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बनते हैं, और ड्रग अब्यूज ज्यादा हो रहा है इस वक्त कश्मीर में. मसला यही है कि हम लेट मैरिज कर रहे हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो ये बच्चे हैं, यूथ है, पहले ये कोई नौकरी हासिल करे, उसके लिए या तालीम हासिल करे, MBBS करे, MSc करे, उस दौरान भी ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, और वजह सिर्फ ये है जो लेट मैरिज हो रहा है. जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुननु अरबउ सुननु मिनल मुरसलीन, 4 चीजें पैगंबरों की सुन्नत है. तो प्रैक्टिस ऑफ अल्लाह मैसेंजर, 4 आर्ट प्रैक्टिस ऑफ अल्लाह मैसेंजर, 4 चीजें उसमें है अल हया मॉडेस्टी एंड अल हया वो तो अतर और परफ्यूम व सिवाक, मिसवाक, और चौथा है व निकाह यानी मैरिज. हमें चाहिए कि हम एडोलसेंस पीरियड में जब 3 एज होती है अपनी बच्चों की शादियां करें, अपने बच्चों की शादियां करें, और उसके लिए जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है ये दूर हो जाए. लिहाजा समाज में जो सबसे बड़ा सोशल इशू है इस वक्त, और इस समाज में हमारी बेटियां जो गैर शादीशुदा है वो बदकारी में मुब्तला हो रही है, हमारे जवान ड्रग की तरफ हो रहे हैं, और शराब नोशी का आम मुजाहरा हो रहा है. जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान अल्लाहुल खबर, शराब पे लानत हो, साथीहा पिलाने वाले पे भी लानत हो, वो बाईहा बेचने वाले पे भी लानत हो. लेकिन हम आज इस मुब्तला हो गए हैं इस गुनाह में, वजह सिर्फ ये है. मखदूमी साहब आपसे जानना चाहेंगे अब इससे किस तरह से निकला जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कोई लाए अमल होगा कि जिस तरह से आजकल ये हो रहा है, लेट मैरिजेस हो रही है, शादी न होना, और उसकी वजह से जो नौजवान लड़के या लड़कियां हैं जहनी तनाव के शिकार हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि वो फिर ड्रग्स का शिकार भी होते. अब जरा समाज के अंदर क्या कुछ इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि इस पर कंट्रोल किया जाए, इसको खत्म किया जाए? हम जो शादी में रसूमात जो इख्तियार कर रहे हैं उन रसूमातों को हमें खत्म करना चाहिए. हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए. जबकि कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए एक्सीलेंट जमीन के बेहतरीन नमूना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, जिसे हम कहते हैं ज़ाबिते हयात, और द वे ऑफ टॉलरेशन, द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, द कंप्लीट कोड कंडक्ट ऑफ लाइफ. आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करिए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब एक जवानों की जमात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जवानों की जमात से गुजर गए और फरमाया कि ए जवानों या माशिर शबाब, आप निकाह करो, उससे आपकी नफ्सी ख्वाहिशात जो है खत्म हो जाएगी और कंट्रोल में रहेगी. इस वक्त यहाँ जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें चाहिए कि समाज में हमें वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिनमें हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर करना चाहिए. ठीक है अफजाल मखदूमी साहब, ये बात सही है कि हमने सीरत को फॉलो करना है, कुरान और हदीस के तहत चलना है, लेकिन जब मैं अपने निकाहों पर देखता हूँ
मजलिस निकाह को देखता हूँ तो वहाँ पर अक्सर हमारे उलमाए दीन बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़े खामोश मुझे नजर आ रहे हैं। और कंटिन्यूसली मैंने 1-2 महीनों में देखा, कुछ मुशाहिदे मेरी नज़र में भी आए जहाँ पर बहुत कम इसकी और तवज्जो दी गई कि भाई साहब आपने जो ये शादी की है इसमें इतना आपने तामझाम जो लगाया है इससे आसपास के लोगों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, कोई बात नहीं हुई। तो क्या जो मेन की निकाह की इस इमाम साहब के पास है, खतीब साहब के पास है, निकाह खान साहब के पास है, उसको आज अपने एहसास को पूरा करते हुए बाहर आना पड़ेगा इस लाइन से और ना करनी पड़ेगी तब कि भाई साहब अगर आपने ये किया तो हम आपसे निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जाइए आपने जहाँ भी जाना है, होगी नहीं शादी जब निकाह खान नहीं आएगा। हाँ, इसकी जिम्मेदारी है क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये इंडिया के वारिस है। ये चाहिए कि जिस शादी में ऐसा हो, जिस बया में ऐसा हो कि रसूमी बदात जो हो रहे हैं, नाच गानों से पैसा खर्च कर रहे हैं लोग और मुख्तलिफ खुराफात से पैसा खर्च कर रहे हैं। एक अमीर तरीन आदमी बहुत सारे रुपये पैसा खर्च कर रहा है, उसे चाहिए कि अल्लाह के दरबार में खुशनुदी हासिल करने के लिए उन रुपयों से जो हम मजीद खर्च करते हैं, शादी ब्याह में जो ये नाच गाना होता है उस पे खर्च करते हैं, लाइटिंग सिस्टम होता है उस पे खर्च करते हैं, या जो फायर क्रैकर्स होते हैं उस पे खर्च करते हैं। उन पैसों से 4 बच्चों की, यतीम बच्चों की शादी हो सकती है, 4 बच्चों की शादी हो सकती है, एक शादी में ऐसा खर्च करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि उलमा इस पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उलमा इस पर गौर फिक्र करेंगे और सही तरीके से इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे लोगों में और हुजूर शासन की सुन्नत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये तो बात हुई हमारे उलमा की, लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी है कि जो मेरी मकामी कमेटियां हैं, मोहल्ले की कमेटियां हैं, मस्जिद की कमेटियां हैं, बैतुल माल है, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने ग्राउंड पर देखें कि भाई साहब मेरी मस्जिद के साथ अगर 100 घर जुड़े हैं तो इन 100 घरों में कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां शादी के तैयार हो चुकी हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, क्या वजह है, जाकर देखें और उन तक वो रसाई पहुंचाए, वो चीज पहुंचाए जो उन्हें जरूरत हो, बजाय शोर शराबे के बिना किसी फोटो सेशन के। क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है कि अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इसकी ओर तवज्जो दें, वरना हमारा मुस्तकबिल तारीख है ही। हाँ, इनको बहुत जरूरत है कि जो हमारी अवामी कमेटी है, इत्तेहाद कमेटियां हैं और अवामी बहबूद कमेटियां हैं, क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बेहतरीन इशारा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो गया। तो उन्हें चाहिए कि अपने आपस पड़ोस में नजर दे कि कोई ऐसा घराना है कि जहाँ शादी नहीं हो रही है, यतीम बच्चा है, उनकी कफालत करे और उनसे ये पैसा खर्च करे। जो हमें यहाँ हमें कमीटियां है, बैतुल माल है, हम वो बैतुल माल भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। वो हमें चाहिए कि हम पड़ोस में नजर दें कि कोई ऐसा हो कि जो शादी के लायक है लेकिन उस पर पैसा नहीं है और उसके घर में पैसा मखदूमी साहब दोनों चीजें हम मान रहे हैं। अब इस चीज को सही करने के लिए किसको सामने आना है? मैंने सामने आना है, मस्जिद के जिम्मेदार को सामने आना है, या मजहबी उन बड़ी इदारों को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना पड़ेगा कि भाई साहब ये हमने डेडलाइन दे दी है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तहरीके काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो खुश असलूबी से, ताकि तो उसका आखिरत बन जाए, खुश असलूबी से ये काम अंजाम दे, ये फरीजा अंजाम दे, क्योंकि उन पर फर्ज बनता है, ये हुक्म बनता है कि आप पड़ोस में देखिए। मुझे वो हदीस याद आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोस में नजर दे रहे थे, कोई यतीम हो, कोई गरीब हो, उस बच्चे की कफालत की थी जो बच्चा यतीम था, और हुजूर साहब ने उसे अपने घर लाया और हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया इसे नहला, इसे दोहला, ताकि तो उसका आखिरत बन जाए। हमें चाहिए कि यतीम बच्चों की शादी, आज मुझे रोना आ रहा है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी शादी में और जिदात पे खर्च कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वो पैसा बचा के रखे ताकि तो का आखिरत बन जाए। इससे मजहबी रहनुमा जितने भी हैं, उलमा हैं, उन्हें इन पर काम करना चाहिए
और जो कमीटियां है, मस्जिद कमीटी अवकाफ है, हमारे यहाँ मसाजिद में अवकाफ होते हैं, अवकाफ कमीटी होती है, उन्हें चाहिए अपने पड़ोस में नजर दे कि कोई ऐसा हो, लिहाजा हमें चाहिए कि इस पर पैसा खर्च करे, बैतुल माल इस पर खर्च करे। वो बेहतरीन तरीका है, वो बेहतरीन तरीका है और इंशाअल्लाह वो हमें तो आखिरत में मिलेगा। और दोज आर टेस्ट मैनर इन जजमेंट डे, कयामत के दिन यही लोग कामयाब होंगे। हमें चाहिए कि अपने पड़ोस में नजर दे, अपने समाज में नजर दे, और जो यहाँ इस वक्त सोशल हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि ये माशरे में तब्दीली आए, इसलिए माशरा हो बहुत जाए। बहुत शुक्रिया महबूबी साहब आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से जहां महबूबी साहब ने भी, मौलाना साहब ने भी कहा है कि किस तरह से हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और साथ ही साथ समाज के हर फर्द को जिम्मेदारी है, चाहे उलमाओं की बात करेंगे या समाज के जीव शहरियों की बात करेंगे, कि आसपास पड़ोस में देखें कि कौन किसकी ज़रूरत है, क्या इन लोगों की ज़रूरत है। कहीं हम फजूल खर्च जो कर रहे हैं शादियों के अंदर, कि उस फजूल खर्ची को रोके और उन पर वो खर्च करे जो शादी के करीब उनकी जो उम्र है वो पार कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ही उनमें वो खर्च करें ताकि वो भी शादी कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। प्रोग्राम की ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप फोन कॉल शुरू करें, अपनी बात रखें, और उसके साथ साथ ही जो कुछ खबरें भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे रुकते छोटे से वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम ठीक में नाज़रीन, अब जरा बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू से बहुत सी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से जहां पर बिजली निजाम है। हम बिजली खंभों की बात करेंगे और साथ ही साथ जो पावर केबल्स हैं उनकी बात करेंगे, और जो डैमेज जो टूटे फूटे जो बिजली के खंभे हैं उनकी शिकायतें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं कि लोगों के लिए ये वबाल जान बन चुके हैं। और अगरचे लोगों की जाने से कहा जा रहा है, अगरचे हुकाम की यानी कि पीडीबी की नोटिस में भी लाया है, लेकिन अभी तक कोई जो काम है इस पर कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। मुतल्लिका हुकाम की जाने से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्या हम टेलीफोन केबल की बात करेंगे या पावर केबल्स की बात करेंगे, टूटे फूटे जो बिजली खंभों की बात करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये लोगों के लिए बाइस खतरा बन रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो आ रही हैं, जो पावर केबल्स हैं, टीवी केबल्स हैं, टेलीफोन केबल हैं, या बिजली खंभे के जो टूटे फूटे शिकार हो चुके हैं, लोगों के लिए खतरा बन चुका है। तो बिल्कुल देखिए, ओल्ड जम्मू सिटी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले ही इलाका है, और लोगों के यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा घर भी मौजूद है, लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कि पूरी ओल्ड जम्मू सिटी जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पर मस्जिद, पुरानी मंडी, पीर मीठा और साथ ही साथ लिंक रोड, और जिसके यानी कि ओल्ड जम्मू सिटी में से कई सारे इलाके आते हैं जहाँ पर ये समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। जहाँ पर उन इलाकों की बात करें तो आप जब गली में गुजरेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, खंभे हैं, उनकी जो तारें हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स क्षतिग्रस्त है और ऊपर से जो तारें हैं वो भी झुकी हुई है। इन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की बात करें तो इसमें तारें जो लगी हुई है वो टीवी वाइट की तारें हैं, केबल्स है, साथ ही साथ पावर केबल्स है और साथ ही साथ टेलीफोन केबल्स है। ये जब भी आप इन गलियों में गुजरेंगे, इन इलाकों में गुजरेंगे, तो ये तारें जो है वो वहाँ के निवासियों के, उस व्यक्ति के जो यानी कि उस इलाके से गुजरेगा, उनके सर से टच होती है। तो ये समस्या आज की नहीं है, पुरानी ये समस्या देखने को मिल रही है, और वहाँ के लोगों के, वहाँ के स्थानीय निवासियों को हमेशा ये डर रहता है कि किसी प्रकार की कोई घटना जो है वो पेश न आए। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने शहर को स्मार्ट बनाया और जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम चल रहा है,
दूसरी तरफ से JPDCL हो या पावर कंपनियां जितनी भी, उनका ये दावा है कि हमने मीटरिंग और वायरिंग का काम लगभग कंप्लीट कर लिया है और पोल्स को रिनोवेट किया। लेकिन अगर जम्मू शहर की हालात है, शहर के अंदर ये सिचुएशन है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो फिर उस बड़े सवाल का क्या, जहां पर ये कहा गया कि एक मॉडल टाउन और मॉडल सिटी के तौर पर जम्मू को बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी शॉर्ट सर्किट वहाँ पर कई बार देखने को मिली है। हालांकि कोई बड़ी घटना जो है वो अब तक पेश नहीं आई है, लेकिन वहाँ के निवासियों को हमेशा यही डर रहता है कि कोई बड़ी घटना जो है वो पेश आए, और इसी को लेकर CBD डिपार्टमेंट के अधिकारियों से वो बातचीत करते हैं। उन्होंने जो है ये समस्या जो है उजागर की है, लेकिन टाल मटोल ही किया गया है। देखिए स्मार्ट सिटी, जिस प्रकार से आपने कहा कि स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई जा रही है, स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं, उनको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वहाँ पर अथॉरिटीज पहुंचती है इलाके में, तो उनसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप ये सारे चीज कीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना जो है वो ना हो। लेकिन देखिए वहाँ पर स्मार्ट मीटर जो है वो लगाकर, यानी कि शाम के समय स्मार्ट मीटर्स लगाकर वहाँ से जो है वो अथॉरिटीज वहाँ से चली जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PGD डिपार्टमेंट की अवनीत गुप्ता की बात करें, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 10 दिन के भीतर जम्मू सिटी में जो है ये जो न्यू बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा, जम्मू से तफसार फराम करे थी। नाज़रीन थी जम्मू के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। यहाँ पर खबरों पर ब्रेक लगाते हैं और आपके फोन कॉल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से है। पहले कॉलर, हेलो जी, नाम बताया अपना, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला से सभी सलामत, गुलिस्तान न्यूज़ जिंदाबाद, गवर साहब जिंदाबाद, तमाम टीम जिंदाबाद। खुदा रसूल से वार वजी से पट अवामी चैनल युक्त ये कदम तुल अर्ज तयाज करो वन जनाब अली कत करान आज अत हस्पताल बूजपुर हस्पताल एम्स, मगर पन एम्स ये थोक डिफाइन कर लोंग अत जनाब अली नशा नस हूं नशा अचन हूं नशा कन हूं नशा जनाब अली बाकी फर्दर चीज तम यह कहता जनाब अली बन फाल अल्लाह ताला थो वार वत। दम सवाल यह कर वन वो सर्दी वन सारी चीज तफसी उमर साहब कर या हुकूमत या MLA कर लुकन दीतन वो जनाब अली जिनस 2 क्विंटल तीन दीतन बाकी चीज कॉल करने वापस और पानी का खाने वापस। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाग हस्पताल सचिना ये राय कर सारी डॉक्टर खड़ा सारी डॉक्टर खड़ा अल्लाह ताला ये कंट्रोलर रोज ना क्लिनिकन मे गो टाइम 4 बजे नीरन इन गई क्लिनिकन पे 500 रपी फीस हेवान तक गो टाइमस पे नीरुन थोड़ा वात गरीब आवामस फायद क्या 2 लाख रपी तनख्वाह तम बेड गो वो हस्पताल गम ना वुचान मोमूली डॉक्टर होमिस तस वो हेड यह कत आवर अत सिगर डॉक्टर सिगर खालिद क्या अल्लाह ताला वुचान सुबह 9 लग चपन लगित ना प्राइवेट बेहान कुछ जाए ना सुबह 8 बजे बराबर 3 बजन तान योतान पेशेंट मोकल निम डॉक्टर मोमूली बच्चे डॉक्टर खुदा गवाह कास्टर आये हस्पताल 500 रपी बच्चन फीस गो बच्चे डॉक्टर हस्पताल गरीब खुदा का वही देखो प्रेत वो टाइम क्या मोहतरमा सकीना मसूद साहिबान अचानक मुआयन करने सिलसिले को शुरू और फिर अस्पताल वो क्या सूरत सफाई जारी और ये कत वात तिम तम कि कम अज कम OPD सर्विस अंदर गई बड़ डॉक्टर तो बहन और तम गई मरीजन वुन कि। एक और कॉलर है जी, हेलो हेलो जी, हाँ जी सर, आदाब आदाब जी, आदाब सर, ये गुलिस्तान न्यूज से बोल रहे हो? जी बिल्कुल, आप बताएं कहाँ से हैं आप? सर मैं रामबन से हूँ जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राकेश सिंह है सर। जी राकेश भाई बताएं क्या इशू है? इशू सर ये है कि आपका ये चैनल हम देखते हैं, इसमें ज्यादा आप कश्मीर की करते हो और भी हाल जयंती की न्यूज इसमें दिया करो सर, जम्मू डिवीजन की जी। हेलो बिल्कुल राकेश भाई, आपकी आवाज आ रही है, बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका न्यूज चैनल है ना, हम देखते तो कंटिन्यू, लेकिन इसमें सर थोड़ा जम्मू डिवीजन का भी न्यूज
चलिए ये शिकायत आपको कल से नहीं मिलेगी। वैसे बुलेटिन से हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि जम्मू को भी लिया जाए, हिंदी में भी चला जाए। कोशिश कल से मैं जरूर करूंगा कि जम्मू प्रोविंस पर भी पूरा टाइम दिया जाए जितना कश्मीर को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब गौहर साहब आ रहे हैं जी जी नियाज मीर डिस्ट्रिक्ट गोडा हैंडीकैप वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर जी जी बताएं सर इसके गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन यम रूल्स कर राशन ओस वाद गैस सिलेंडर वगैरह तथ कम्युनिटी हैंडीकैप विडो बाकी पेंशन मसलो जनाब वो ठंडे बस्ते में क्यों चल रहा है? अभी जनाब ठंडे बस्ते में थोड़ी चल रहा है, कुछ चीजें चल रही होंगी पाइपलाइन में। जैसे परसों भी ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने कहा जम्मू आते हुए कि जनाब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने वाले चंद दिनों में दिखेंगी। थोड़ा सा इंतजार करें, उम्मीद है कि सरकार आपकी आवाज सुन रही है और वो जल्दी से इस पर फैसला भी ले। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल 500, 600 या 800 रुपये से कुछ नहीं बनता है और फिर वो महाना मिले, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। गौर कुछ और मुझे आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर सलाम जेके में दोबारा आपके सामने रहेंगे। खबर तक और तबसरा भी रहेगा, लेकिन खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा। मुख्तसर सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी का ताजा खबरनामा।